हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 2। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कक्षा 6 का 7 का 8 का वो हिस्ट्री और साइंस हो गया है। 6 7 8 का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 का पूरा हो गया है, 7वां चल रहा है, 7वां चैप्टर अध्याय 2। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे फ्रेंड, प्लीज़ दोस्त, आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय में उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ये देखिए, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपके उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भर पेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण निवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है।
सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। हम सब पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। ये देखिए, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। तो भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको सरकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि उसके पास इसके लिए पर्याप्त धन है और सुविधाएं नहीं हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो रही है। हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में डॉक्टर विदेशों में पलायन कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें ऊंची स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजार गाँवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देशों में आज इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को ऊंची स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। सरकारी अस्पताल के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पे ये फिगर में दिखाया गया है। हाकिम शेख की कहानी है। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल के खेत मजदूर समिति टीबी के एमएस के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोट आई।
उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्होंने कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया उन्हें, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं थी। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालात में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी भी उन्हें भर्ती नहीं किया, किसी ने भी। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं पीबी के एएमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे गुजारा चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल के डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक होने लगा है। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? तुम किस अस्पताल में गए? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से बड़े सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी का कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहां भी बहुत भीड़ भाड़ धक्का हो रहा था। इसे वायरल हुआ है, लगता है कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद
लिखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद सरकारी अस्पताल के विभिन्न जांच परीक्षण केंद्रों में जाने पर यह पता चलता है कि वहां के कई जांच परीक्षण की मशीन खराब है। डॉक्टर से इलाज कराने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं उनमें से कई दवाइयाँ अस्पताल में नहीं मिलती, उसे बाहर की दुकानों से खरीदना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा करिए। तो सरकारी अस्पताल में अमन को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा। जब उसकी बारी आई तो उसे डॉक्टर ने खून की जांच कराने के लिए कहा और इसके लिए उसे एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा, जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहां भी बहुत बड़ी भीड़ भड़क्का हो रहा था और इन सभी कार्यों के लिए काफ़ी समय लगा। इसके बाद ओपीडी काउंटर पर भी एक लंबा लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। तो रंजन ने अपनी बीमारी का इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया था, जहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। निजी अस्पताल में रंजन का कई तरह का परीक्षण किया गया, क्योंकि इन सभी परीक्षणों को करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। इन सभी परीक्षणों के बाद यह पता चला कि रंजन को सिर्फ वायरल बुखार है। रंजन को कई तरह के परीक्षण की फीस, डॉक्टर की फीस तथा बेड का चार्ज के कारण अधिक पैसा खर्च करना पड़ा। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। छोटे निजी चिकित्सालयों में कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें योग्यता की कमी होती है। गलियों या मोहल्लों में कुछ निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर एमबीबीएस नहीं होते। दूसरे शब्दों में उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, जो कंपाउंडर से डॉक्टर बने होते हैं। छोटे छोटे निजी चिकित्सालयों में कई जांच परीक्षण यंत्रों की कमी होती है, जिसके कारण बाहर से जांच परीक्षण कराना पड़ता है। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं? हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें बहुत सी विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएँ हैं जो परीक्षण करती हैं और विशिष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं।
जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीज को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल का कमरा यहाँ पे दिखाया गया है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने से दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं हैं। इसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं हो पाते। इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची पर लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता है, दवाखाना बन के आती है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन का आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना कि आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए
पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए इस पे लॉग इन करें। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वस्थ स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती है। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। तो संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। सबके लिए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लोगों के कल्याण से संबंधित कई उपबंध लिखे गए हैं, जिसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा का निर्देश जारी किया गया है। इसी संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ने कई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया है तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। दूसरा देखते हैं, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। तो सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है। पहला कदम ये है कि स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करे। तीसरा होगा, सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। पानी के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध करवाकर। आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए। तो
सुविधा है निजी, सार्वजनिक, सामर्थ्य, सेवाओं और उपलब्धता और गुणवत्ता। तो निजी में होगा कि निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है। निजी अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टरों के फीस, जांच, परीक्षण फीस आदि के रूप में काफ़ी पैसे लिए जाते हैं। निजी अस्पतालों में अपने रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी में उपलब्ध कराई जाती है। और सार्वजनिक में होगा कि सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है या बहुत कम पैसे में किए जाते हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं और कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो पानी और सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अपने बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे से लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% बीमारियां जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। दूसरा है कि साफ सफाई की कमी एवं प्रदूषण के कारण भी अनेक बीमारियां फैलती हैं। जैसे भारत में ही लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष तपेदिक, टीबी से मर जाते हैं। डेंगू, मलेरिया आदि अनेकों बीमारियां साफ सफाई की कमी से होती है। तो पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में सुधार करके अनेकों बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं। तो ये वाला पढ़ लेते हैं शब्द संकलन। सार्वजनिक वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। चिकित्सा पर्यटक ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। संचारणीय बीमारियां ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा आदि। ओपीडी है यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में मतलब जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो समाप्त होगा दोस्तों, और प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं।